कृपाल चंद। बाबा जी प्रणाम। आपकी द गोल्डन स्पैरो चैनल की अगली वीडियो बखान करने का कष्ट करें। हमारा आज का नेक्स्ट प्रवचन है राइट टू रिकॉल। देखिए, इंसान गलती का पुतला है। साम दान दंड भेद, इसके कारण व्यक्ति गलती खा सकता है। आप गलत व्यक्ति को वोट दे देते हैं और वह झूठ बोलकर, जैसा पिछले वर्षों में हुआ, सब जुबाक दिखाकर, लॉलीपॉप दिखाकर गद्दी नशी हो गया और बाद में उसने अपने वायदे पूरे नहीं किए। ऐसी अवस्था में राइट टू रिकॉल हम आपको ऑप्शन दे दें, यह संविधान में दर्ज किया जाएगा। एक वर्ष के बाद, सिर्फ एक वर्ष बहुत होता है। हमारी हिंदी में कहावत है कि पूंत के लक्षण तो पालने में ही पहचान में आ जाते हैं। तो राइट टू रिकॉल आपको अधिकार होगा 1 वर्ष के बाद 51% मतदान करके आप उस सरकार को वापस बुला सकते हैं। दोबारा से इलेक्शन होगा। यह है आज का पहला नियम था। दूसरा पूछा है, अब जैसे पिछले 12 वर्षों में या और पीछे कुछ लोगों ने बेशुमार संपत्तियां इकट्ठी की हैं, उनसे कैसे निपटोगे बाबा? उनसे तो पुत्र मैंने पहले ही बता दिया। किसने कितना भी लूटपाट मचा दिया, 25 करोड़ रुपया छोड़कर बाकी देश का होगा। वह चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे कोई भी हो, 25 करोड़ रुपया उसका होगा। यहां मैं थोड़ा सा आपको साफ करता हूं। फर्ज करो किसी व्यक्ति की नेटवर्थ उसने मेहनत करके 25,000 करोड़ रुपया बना लिया है, सुपोजिशन। तो हम उसकी नेटवर्थ को कुछ नहीं छीनेंगे, उसको उसका काम करने देंगे। लेकिन उसे सिर्फ याद कराना होगा कि यह पैसा जो 25 करोड़ से ज़्यादा है पर हेड, वह सरकार का है। सरकार जब चाहे इसे वापस मांग सकती है और ले भी सकती है। लेकिन हम कोई गजोल नहीं डालेंगे आपके काम में। जो काम आप कर रहे हो बिना झिझक करते रहो। अगर कोई व्यक्ति कर्ज लेके बाहर भाग जाता है,
देखिए, यह थोड़ा सा सवाल मुश्किल है, क्योंकि जब हम आएंगे तो निश्चित रूप से घपले तो बहुत मात्रा में हुए, बेशुमार हुए। जब कोई व्यक्ति अपने आप को व्यवस्थापक समझने की जगह मालिक समझने लगे तो घपले होना स्वाभाविक है, जो कि हुए। तो ऐसी कंडीशन में तुमने पूछा पुत्र कि जो लोग जहाज लेके भाग जाएंगे और जो लोग इससे पहले हमारे देश की संपत्ति को बैंकों से कर्ज लेके या किसी भी प्रकार से लेकर बाहर के मुल्कों में भाग गए हैं, उनका क्या करोगे? सीधे से प्रोसेस। असल में तुम्हारी समझ वहां तक जाती, बिल्कुल सीधी सी प्रोसेस है। किसी मुल्क में तो जाएंगे ना। फर्ज करो वह अमेरिका में चले गए, फर्ज करो, और अमेरिका से ज़्यादा अमीर मुल्क कोई है भी नहीं, वर्ल्ड नंबर 1 है। तो हम क्या करें? हम उनको पहले कहेंगे कि ये भगोड़े हैं, अपराधी हैं, देश के अपराधी हैं, इनको वापस कर दो, सह सम्मान। इनकी जान को जोखिम मत डालो, इनको प्रताड़ित मत करो, हमें ये जिंदा चाहिए। पहली शर्त ये होगी। आप फर्ज करो अमेरिका भाग गए, कनाडा भाग गए, तो हम उनके एम्बेसडर को कहेंगे, राजदूत को, कि अपनी सरकार तक हमारा संदेश पहुंचा दो। कि हमारे सारे लोग जो यहाँ से भागे हैं, उनको आप, पहली बात तो उनकी जीवन को बचाना तुम्हारा दायित्व है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे। तो पहली बात तो उनके जीवन की रक्षा करना आपका दायित्व होगा। जहां वो गए, मुल्क वैसे ही डरेगा शरण देते वक्त। क्यों डरेगा? क्योंकि हम उनसे सीधा कहेंगे कि आपके राजदूत हमारी गिरफ्त में है। अगर हमारे किसी भी व्यक्ति को कुछ हो गया तो हम न तो इनको जाने देंगे, इनको अरेस्ट कर लेंगे, और तुम्हारे जितने भी बाशिंदे हैं, अमेरिका के जितने भी बाशिंदे हैं यहाँ पर, हम उनको यहाँ पर अरेस्ट कर लेंगे। क्या करेगा? धमकी देगा। धमकियाँ तो ईरान को भी बहुत दी थी उसने। हमारे देश के अपराधी को शरण मत दो, और जो हमारे देश के अपराधी इससे पहले मोदी काल में भाग गए हैं, उनको बाइज्जत वापस कर लो। अगर उन्होंने इनकार किया, एक भी व्यक्ति को वापस न करने के लिए वो बाजिद रहे, तो हम उनके राजदूतों को और उनकी सारी जो संख्या होगी प्रतिनिधियों की, और उनके सभी निवासियों की, उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लेंगे। हमारे बंदे दे जाओ, एक एक करके पूरे गिना के, और अपने ले जाओ। आगे से हमारे संबंध खत्म। फिर हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। कनाडा गया, कनाडा के हम व्यक्ति, हम यहाँ पर जो भी होंगे उनको अरेस्ट कर लेंगे। जिस देश में भी गया है उस देश को हम उसके राजदूत से कहेंगे, तुम्हारे देश में गए हैं, तुम अपने सरकार को सूचना दे दो।
सरकार की जिम्मेदारी होगी, उनकी सरकार की जिम्मेदारी होगी, उन लोगों को ट्रेस करें और हमारे तक पहुंचाएं। हम उनसे वसूल कर लेंगे। फिर विजय माल्या कैसे रह जाएगा? फिर मेहुल चोकसी कैसे रह जाएगा? फिर कोई नहीं बचेगा। सरकार खुद वापस करेगी, निकलो यहां से। अरे तुमने तो हमारी जान को आफत मचा दी। और अगर यह अपना कोई अलग सा टापू बना लेते हैं तो वहां हम अपनी फोर्सेज भेज कर इनको गिरफ्तार करके जहां ले आएंगे। तो इस बात की आप चिंता मत करो। लेकिन हम देश को जिसने लूटा, मातृभूमि के प्यार के नाम पर, नमस्ते वत्सरे सदा मातृभूमि। बोलते यह रहे, काम ये करते रहे। सभी लोग जो बिना मेरिट के आधार पे चांसलर हटा दिया, जो गुण युक्त था, जो बिना गुण के युक्त हैं, बस एक ही क्वालिफिकेशन है, यू शुड बी द मेंबर ऑफ RSS। तो लग जाओ, चांसलर लग जाओ, वाइस चांसलर लग जाओ। हम प्रतिभा को छांटेंगे, हम दोबारा से कंपटीशन कराएंगे। और बहुत से लोगों को तो बिहार का मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, इसको ठीक से शपथ पत्र पढ़ना नहीं आया। अब जाकर क्या भला करेगा बिहार का? बिहार कितना सुंदर क्षेत्र है और कहां पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्री की तो बात मैं करूं ही क्या। लोगों को ही उसके स्वास्थ्य की रखवाली करनी होगी, क्योंकि वह नीतीश कुमार का बेटा है। असल में इस देश को बिगाड़ने वाले ज्यादा इंसान नहीं है, ये उल्टा पुल्टी मारने वाले 10-10 बार के मुख्यमंत्री, इन्होंने देश को अपनी गिरफ्त में, अपनी मालिकाना हक में ले दिया था कि जैसे हम तो मालिक हैं। इनको वापस बुलाया जाएगा, इनसे दान वसूला जाएगा, प्लस देशद्रोह के चक्कर में इनको जो भी सजा बनेगी वो सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनसे रकम उगरा ली जाएगी, नहीं नहीं, रकम तो इनसे पैसा पैसा पाई पाई चुकाई जाएगी विद इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और उसके बाद सजा। तुमने देश से धोखा किया, देश सर्वोपरि कहकर तुम देश के साथ बैर कमाया, देशद्रोही हो गए। तीसरा प्रश्न आपने पूछा पुत्र, यह प्राइवेट चैनल्स का क्या होगा? जो कि सेठों ने, अमीरों ने खरीद लिए हैं। यहां सेठाई काम नहीं करेगी, यहां सभी सेठ होंगे। सेठाई वहां काम करती है जहां गरीबी होती है। हिंदुस्तान में गरीबी और अमीरी का भेद ही तो हम मिटाने चले। कास्टिज्म अपने आप ही मिट जाएगा। असल में मुख्य कारण तो गरीबी और अमीरी ही हुआ करता है। गरीबी और अमीरी, वह मुख्य भेद हम मिटा देंगे। हर व्यक्ति 25 करोड़ का मालिक हो,
फिर कौन कम और कौन ज़्यादा, कौन सेठ कौन गरीब, कोई नहीं। यह समानता होगी। तुमने पूछा है पेंडेमिक में क्या होगा। जैसे कोरोना के अंदर पवित्र गंगा में सड़ती हुई लाशें तैरती रही, तो हिसाब मांगा जाएगा उस चीज का। जितने लोग मरे, क्या उन मरे हुए लोगों का वोट आपने डाला? पहली बात, वो मरे क्यों? पेंडेमिक के अंदर वोट मांगा जाता है या दवाई का प्रबंध किया जाता है? अगर कोई आफत आ गई, आपदा आ गई, उसमें आपदा से निपटा जाता है। सारा संसार आपदा से निपट रहा था, वह मुल्क छोटा था, बड़ा था। एक अकेला हिंदुस्तान था जिस मुल्क का सर्वाधिपति वोट मांग रहा था। दे दी और दे दी। जो व्यक्ति जिस लिए चुना गया है, यह कोई धर्मशाला नहीं कि जब कोई आ जाए और जब कोई चला जाए। यह धर्मशाला नहीं है भाई, यह देश है। और देश भी सबसे पुरातन देश है। और देश भी वह जो किसी वक्त विश्व का सिरमौर होता था। तो जहां भी किसी व्यक्ति की ड्यूटी लगाई गई थी, हमने फर्ज करो किसी जगह पर किसी पुलिसमैन की ड्यूटी लगा दी और वह वहां हाजिर नहीं हुआ, कोई दुर्घटना घटित हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिसकी ड्यूटी लगी थी। तो प्रधानमंत्री की ड्यूटी होती है टू मैनेज। अगर सब कुछ सुख शांति से चल रहा है तो तुम अन्य काम कर सकते हो। आइसलैंड पे जा सकते हो, लेकिन देश का ख्याल बराबर रखना होगा। तुम्हें रखना होगा, तुम्हारे ब्यूरोक्रेट्स को नहीं। तुम कौन सी मर्ज की दवा, तुम कौन से फोड़े पे लगाने वाली दवा। तो कोरोना काल में पहला तो यह लोग मरे तो क्यों मरे? जबकि कोरोना यहां से बहुत पहले अन्य मुल्कों में आ गया था और पक्का पता था यह घातक बीमारी यहां भी आएगी। वैसे तो अनपढ़ व्यक्ति से इतनी की ही उम्मीद की जा सकती है कि वह वक्त पे फेल हो जाएगा, नहीं कर सका मैनेजमेंट। जैसे अब बिहार का मुख्यमंत्री क्या खाक मैनेजमेंट कर सकेगा? अब जरा देखो, बिहार का स्वास्थ्य मंत्री क्या सॉल्यूशन करेगा? अब यह नीतीश कुमार ने बहुत भयंकर पाप कर दिया। हमें इसकी तरफ देखकर तरस आता है। ही शुड बी ट्रीटेड मेंटली। पुत्र मोह के अंदर जैसे धृतराष्ट्र ने 100 के 100 गंवा लिए थे। ये पुत्र है तुम्हारा, ठीक है, लेकिन बीमार है तो उसको दवाई दिलाओ, ना कि देश के ऊपर बोझ थोप दो। दूसरा पूछना है,
प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जितना पैसा आया जनता का था, जनता को हिसाब भी नहीं दिया गया, कितना खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, कितना बचा, वहाँ वो कहाँ गया। तुमको देश की जनता ने चुना था देश के लिए, और मुख्य सेवक जी, प्रधान सेवक जी, तुमने काम किया आरएसएस के लिए, एक संस्था के लिए काम किया, या एक पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी। बाकी देश गया भाड़ में। इसीलिए तो जनता आज इन त्रासदियों का शिकार हो रही है। हम क्या करेंगे, ईश्वर न करे कभी ऐसी आफत किसी मुल्क पर आन गिरे, लेकिन अगर आन गिरती है, क्योंकि यह तो महामारी पेंडेमिक है, विश्व युद्ध में भी आई थी, अब भी आई है, एक प्लेग भी फैला था, आपको पता ही। मेरे नाना बताया करते थे कि पुत्र, घर के एक जीव को हम शमशान में आग लगा के आते, जब घर में आते दूसरा तैयार नहीं था। इस देश ने यह दशाएं भी झेली हैं, लेकिन इस देश ने मैनेजमेंट लेसनेस ये कभी नहीं देखी। उस वक्त भी सारे मुस्तैद थे, चाहे हम आजाद थे, चाहे हम गुलाम थे, लेकिन सरकार बराबर निगाह रख रही थी। कोरोना काल में जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा आया, वो कहाँ गया, कितना था, कहाँ लगा, कितना बचा, और वो बचा हुआ कहाँ है। हम क्या करेंगे, ईश्वर ना करे अगर कोई ऐसा आ जाए, तो हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, हम जनता से कुछ नहीं मांगेंगे, वरना प्रत्येक व्यक्ति को वैसे ही निरंतर 30,000 रुपये मिलता रहेगा। हम कहीं से लेते हैं, तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी। देखिए, चिंता सिरमौर को करनी होती है। अगर सभी लोग चिंता करते रहें तो फिर सभी लोग चिंता से मर जाएंगे, चिंता से बीमार हो जाएंगे। नहीं, बाकी देशवासियों, तुम चैन की नींद सो, जैसे हम बॉर्डर पर फौजी भाइयों को बॉर्डर को सौंप के आराम से सोते हैं, ऐसे ही तुम हमें सौंप देना, और तुम निश्चिंत हो जाना। अच्छा आए बुरा आए, हम निपटेंगे। तुम अपने दिमाग पर कोई गम न लेके आना, गम उठाने को हम बैठे हैं। तो राइट टू रिकॉल, अगर कोई व्यक्ति भाग गया, वहां के लोगों को, एम्बेसडर्स को हम अरेस्ट कर लेंगे। हमारे बंदे यहां पर सब छोड़ के जाओ, पैसे हम ले लेंगे हमसे, तुमसे पैसे नहीं मांगते। अगर तुमने हमारे बंदों को नहीं मोड़ा तो हम तुम्हारे राजदूतों को नहीं मोड़ेंगे। कर लो जो करना है। और प्रत्येक देश में, आज तो देश इतना सा, आज तो वर्ल्ड ही इतना सा रह गया है इंटरनेट के कारण। आज पूरा संसार एक घर के माफिक हो गया है, बस जैसे घर में कुछ होता है, क्षण भर बाद
पूरे विश्व में वह खबर फैल जाती है। तो हम ऐसा करेंगे, यह व्यक्ति हमारे देश का मुजरम है, तभी तो भागा है, अन्यथा वहीं ना बैठा रहता। तो इसको हमारा आपसे कोई द्रोह नहीं है, इसको आप वापस कर दो, अपने एम्बेसडर को आप ले जाओ, आगे से हमारा कोई सांझ नहीं। हम सुख दुख के साथी नहीं है, हमारी करनी हम जानते। और पेंडेमिक, ईश्वर ना करे कोई ऐसी आपत्ति आती है, तो आपको घर बैठे अपना खर्चा पानी राशन मिलता रहेगा। कर्फ्यू लगा देंगे तो आपको जरूरी सामान खरीदने के लिए वक्त मिलेगा। अगर बिल्कुल ही ऐसा हुआ कि आपको जरूरी सामान खरीदने के लिए भी वक्त मुहैया नहीं करा सके, तो मिलिट्री या स्वयं सेवक आपके घरों में जरूरी सामग्री पहुंचाएंगे, लेकिन आपको भूखे नहीं रहने देंगे। कितना पाप हुआ है मोदी काल में। तुम इसको अमृत काल कहते हो, यह खुद ही विनाश का काल है, खुद ही विनाश का साक्षात रूप है। शराब बंद, क्योंकि शराब उत्तेजना देती है। शराब की जगह मैंने तुम्हें बताया, अगर किसी के पास 10 किला जमीन है, वो चाहे तो, मजबूरी नहीं है, वो चाहे तो 1 किला में, 1 एकड़ में अफीम बीज सकता है या कोई दवाइयाँ बीज सकता है। 1000 दवाइयाँ हैं जो आयुर्वेद में काम आती हैं, बीज सकता है। बहुत महंगी दवाएं भी होती हैं। हम क्यों नहीं अच्छी नस्ल पैदा कर सकते सेबों की? क्यों हमारे आम रिजेक्ट हो जाते हैं? क्योंकि हमने खेती की तरफ, क्वालिटी की तरफ कभी ख्याल नहीं किया। अन्यथा इस देश की धरती इतनी उपजाऊ और फर्टाइल है कि जहां इतनी शानदार क्वालिटी पैदा हो सकती है कि जितनी शानदार विश्व भर में नहीं हो सकती। फिर हमारे फल फ्रूट, हमारी सब्जियां रिजेक्ट क्यों हो जाती हैं? हमारा अन्न रिजेक्ट क्यों हो जाता है? क्वालिटी वाइज बेईमानी के कारण। हर चीज किसानों को बिल्कुल कम दाम पे मिलेगी, वक्त पे मिलेगी, लाइन में नहीं। यह सिस्टम इतना प्रभावशाली होगा कि आपको लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। खेती में काम आने वाली सब चीजें, खेती में काम आने वाले सब औजार, जैसे ट्रैक्टर वगैरह है, उसके ऊपर 0% लोन मिलेगा। 0%। वह आपकी किस्तों में से काट लिया जाएगा। जब आपकी फसल आए उसमें से कट जाएगा। प्रश्न आगे है, अगर फसल किसी वक्त मर जाए तो जितनी पैदावार आपकी हुई थी पिछले साल, उसका रिकॉर्ड होगा हमारे पास, उतनी ही आपको पैदावार का मुआवजा मिलेगा। कोई एकड़ वगैरह का हिसाब नहीं होगा। मेरे देश का प्रत्येक बच्चा पढ़ेगा, जितना पढ़ सकता है,
और सीबीएसई तो करेगा ही करेगा। अब यहां बात आ गई क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन। एजुकेशन में अगर किसी भी तरह से घपला होगा तो उसकी सारी जिम्मेदारी मंत्री एयर कंडीशन रूम में बैठकर नींद लेने के लिए नहीं होता। नींद लेने के लिए परमात्मा ने रात बनाई, और तुम उल्लू नहीं हो जो रात को जागो, नाइट्स क्लब में जाओ, ऐशी करो और दिन में सो। यह काम नहीं चलेगा। तुम्हें 12 महीने 30 दिन 24 घंटे बराबर सतर्क रहना होगा। जितना बड़ा ओहदा उतना बड़ा बोझ। तुरंत जवाबदेही देनी होगी। आज तो तुम 12 सालों से किसी बात का कोई जवाब देते हैं। हमारी सरकार आपकी प्रत्येक बात की समस्या का हल भी करेगी और जवाब भी देगी। हम कोशिश करेंगे आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को सूचित करें, यह आदमी पैसे को नाजायज खराब कर रहा है। पता ही नहीं लगता पैसा कहाँ गया, तो हमें पता क्या है कहाँ खर्च करता है। चरित्र का बुरा है। चरित्रहीन व्यक्ति के, मेरे पिताजी कहा करते हैं, चरित्रहीन व्यक्ति के जेब में 1 रुपया भी मत डालो, क्योंकि उसकी जेब में 1 रुपया होगा तो 1 रुपया खर्च देगा। उसकी जेब में 10 लाख होगा, 10 लाख खर्च देगा। वो ये नहीं देखेगा कि यह मेरे बाप ने कितनी मुश्किल से कमाया। चरित्रहीन व्यक्ति की जेब में 1 रुपया भी मत रखना, मेरे पिताजी कहा करते थे। और बड़े बुजुर्गों की बातें बड़े काम की होती हैं। तो हम विदेशों के, हम कोशिश करेंगे आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से कि अगर हमारा प्रधानमंत्री, देखिए इतना कर्ज 3 गुना 4 गुना कैसे हो गया, कहाँ है डेवलपमेंट, तो कोई हो ही नहीं। जो पुल तुमने बनाए कई बार तो उद्घाटन से पहले गिर गए। अगर ऐसा कुछ हुआ गड़बड़ झाला, परीक्षा के पेपर लीक हो गए, वह व्यक्ति एयर कंडीशन्ड कमरों में विश्राम नहीं करेगा, वह व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे। Immediately he will be terminated, उसकी जगह कोई और आ जाए। यहां एक व्यक्ति की रेजिग्नेशन के लिए यूथ को इतनी एनर्जी खर्च नहीं करनी होगी। उस यूथ की एनर्जी मैं लगाऊंगा इन्वेंशन पर, नारेबाजी पे नहीं। यह तो मूर्ख बंदा हमने बैठा दिया जो यह नहीं पता कि यह देश की युवा शक्ति की एनर्जी मैंने किस तरफ काम लेना है। और लोग जलते हैं हमें देख के कि इनके पास इतनी यूथ की एनर्जी है। करीब 50% जैन जी है हमारे पास। लोग जलते हैं हमारे देश को देखकर। और हमारा प्रधानमंत्री इनकी शक्ति को नारेबाजी में गंवा रहा है। एक नारा लगाने की जरूरत नहीं है, एक नारा। तुमने सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगना है,
वह तो जिम्मेदारी बनती है जो सर्वोच्च नेता है, वह जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं। तुम्हें अपनी शक्ति व्यय नहीं करनी चाहिए। यह जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। हाँ भी तुमने काम ठीक नहीं किया, ये क्यों लीक हुआ, चलो मैं दूसरा रख लेता हूं। लेकिन बात कुछ गहरी है। चरित्रहीन व्यक्ति की हर एक की जेब में होते हैं काले कारनामे। हर एक व्यक्ति से डरता है। वह सबका मालिक नहीं होता, वह सबका दास होता है। एक व्यक्ति पीछे कह रहा था, अगर तुमने मुझे सस्पेंड किया तो मैं कोरोना में 40,000 करोड़ रुपए का सारा चिट्ठा खोल दूंगा। इसका मतलब 40,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है ना। मैं तुम्हें यह बयान रिकॉर्डेड रूप में दिखा सकता हूं। ऐसे कैसे चलेगा देश? इतना बड़ा मुल्क, छोटा मोटा मुल्क हो तो चलो। जो भी व्यक्ति के अंडर यह काम होगा वह पूरी की पूरी सेना टर्मिनेट। मैंने ऐसे ही 3 गुना पुलिस और 3 गुना मिलिट्री रखने का सुझाव नहीं दिया। बहुत है हमारे पास। अगर पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो उनको हटा दिया जाएगा, टर्मिनेट, घर बैठो। जब तुम रिटायर होगे तो तुम्हें नार्को परीक्षण में से गुजरना होगा, पॉलीग्राफ या नार्को, कि तुमने इस दौरान कोई झंझावात तो पैदा नहीं कर दिया। जब तुम गद्दी को संभालोगे तब नहीं, जब तुम गद्दी को छोड़ोगे फिर सारा ही पूरा हिसाब आ जाएगा, शुरू से लेकर आखिर तक। जब भी कोई गद्दी छोड़ेगा उसका नार्को होगा। और अगर कोई नार्को से डरता है तो गद्दी की तमन्ना भी ना करे। एजुकेशन में गड़बड़ी हुई, जब पता है जिम्मेदारी मेरी है तो मैं अपनी पूरी जान लड़ा के हर तरफ से देखूंगा। जब आप चुनाव ऐसे लड़ते हो गिद्धों की तरह तो क्या पेपर नहीं करा सकता? चुनाव तो तुम ऐसे लड़ते हो कि उसका वोट उधर जा रहा है, एक वोट उधर जा रहा है। मैंने देखा, कभी ताई को फोन करते हो, कभी चाची को फोन करते हो, कभी रिश्तेदारी को फोन करते हो, उसको मनाओ वोट हमें जाना चाहिए। इतनी दूर तक निकल जाते हो तुम चुनाव के लिए और पेपर के लिए, जो बच्चों का भविष्य है। देखो बात है, हम धर्मेंद्र प्रधान से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हम रेजिग्नेशन नहीं मांगेंगे। हम 5 बच्चों की जान मांगेंगे। 5 बच्चे दे दो। यह बड़ा अजीब सा मसला है मेरा। मैं कुछ अलग ढंग से सोचता हूं। पंजाब में आएंगे अब, हम इनसे हिसाब नहीं मांगेंगे, मुआवजा नहीं मांगेंगे। 750 किसानों को मुआवजा नहीं मांगेंगे, क्योंकि आदमी का कोई मुआवजा होता है। जब इतने साल गुजार लिए इनके मुआवजे के बिना, 2020 का काल था, 26 चल रहा है, तो आगे भी गुजार लेंगे। हम कहेंगे हमको 750 किसान दो, ये कहेंगे हम जीवन कहां से दें? हम कहेंगे अपने विधायक दे दो, हमें 750 की संख्या पूरी करो। हम 5 बच्चों की जिंदगी मांगेंगे इनसे। ये कहेंगे बच्चे कहां से दें? हमने कहा फिर तुमने ऐसा काम क्यों किया कि बच्चे सुसाइड करें?
ये कहें कि बच्चों की जीवन तो हम नहीं लुटा सकते, जैसे देवव्रत ने कहा था गौतम बुद्ध को। वो कहता ठीक है, तुम जिंदगी नहीं दे सकते तो अपनी जिंदगी दे दो, तुम अपनी जिंदगी मुझे दे दो। वो कांपने लग गया। तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है, और जिसको तुमने तीरंदाजी सीखने के लिए मार दिया, उसकी जीवन उसको प्यारा नहीं था। जीवन तो कीड़ी को कीड़ी का जीवन प्यारा होता है। इसलिए जैन मुनि बड़ा संभल के चलता है, कहीं गलती से पाँव ना पड़ जाए, नंगे पाँव चलता है, क्योंकि बूटों में पता नहीं लगेगा, नंगे पाँव बचा के चलता है। जीवन जीवन है। अगर वह तुम्हारी वजह से बच सकता था तो तुमने बचाया क्यों? ये कहेंगे बच्चे कहाँ से लेके आए, हम कहेंगे अपने दे दो। हो बच्चे चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए। मुआवजा तो तुम दे ही नहीं सकते। जिसका बच्चा चला गया, सारे संसार की, कायनात की, सृष्टि की सारा कुछ धन संपत्ति, हीरे जवाहरात सब उसके चरणों में रख दे, वह वापस नहीं आएगा। हम इतने ईमानदार और संतुष्ट लोगों को व्यवस्था सौंपेंगे जिन्हें लोभ नहीं होगा ज्यादा, बस सिर्फ जरूरत के लिए कमाएंगे। जिन्हें 7 पीढ़ियों का या 100 पीढ़ियों का लोभ नहीं होगा। लोभ कभी पूरा नहीं होता। तो शिक्षा व्यवस्था की बात है। हम हमारे देश की किसी भी व्यक्ति की शक्ति नारेबाजी में तो खत्म करेंगे ही। 13 महीने तक किसान अपने घर को छोड़कर यहाँ बैठा रहा, उसका कोई मुआवजा, कोई कीमत बनती है उसकी? 750 किसान मर गए। ये कहते हैं हमारे कारण तो नहीं मरे, तो 3 कानून किसने बनाए? जिन जिन लोगों के उन 3 कानूनों पर दस्तखत होंगे वो सभी निपटा दिए जाएंगे। आ जाओ। फिर उनके ऊपर मुकदमा होगा, वो जवाब देंगे हमने क्यों साइन किया, किस हिसाब से तुम्हें अच्छा लगा। तुमने उन्हें पूछा? जो काम करते हैं उनसे पूछा तुमने? और जो निर्णय ब्यूरोक्रेट्स ने लिए, जो तुमने छुपाया, IMF अलग आंकड़े देता है, वर्ल्ड बैंक अलग आंकड़े देता है, तुम बिल्कुल अलग आंकड़े देते हो। कहाँ घपला है? तुम कहते हो सब चंका सी, शेयर मार्केट क्यों गिर गई? मुझे पता था, अच्छा नहीं, सब चंगा नहीं सी, इसलिए तो यहां आ गई। मैं जानता हूं, ऐसे ही नहीं मैंने कहा। सुप्रीम पावर अमेरिका, जिससे कांपता है सारा संसार, उसने कहा कल सुबह, देखिए कितने सख्त शब्दावली प्रयोग की, एक सभ्यता नष्ट हो जाएगी। उस वक्त सिर्फ मैंने एक वीडियो डाला, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये कायर मेरे आजमाए हुए, तुम डटे रहना। मैं जानता हूं, मैंने भविष्य देख लिया। मेरे को सब देशों में लोग सुनते हैं, संख्या कम हो, मैं यही चाहता हूं, क्योंकि ज्यादा लोग मेरी गूढ़ बातों को समझ नहीं पाते। संख्या कम हो, लेकिन उन लोगों को सुननी चाहिए बात
जो इम्प्लीमेंट करेंगे और उनके पास मेरी वीडियो पहुंच जाती। और ईरान के लोगों ने सुना, डट गए तो आज तक यह लाख कोशिश कर रहा है, इधर से उधर से हाथ भी बढ़ा रहा है, डर भी दिखा रहा है। इसकी खुद की गद्दी खतरे में। कितनी बेइज्जती करवाई इस व्यक्ति ने, जिस अमेरिका के खौफ से दुनिया खौफ से ज्यादा थी, उसकी कितनी बेइज्जती करवाई इसने। आज जिस अमेरिका से व्यक्ति डरता था, आज मामूली व्यक्ति भी उसकी मुंह के ऊपर चपेट मार सकता है। इतना कायरता से भरा हुआ व्यक्ति धरती पर आज तक अमेरिका के इतिहास में नहीं आया। इतना कायर निर्णय, इतना फ्लक्चुएट करने वाला, सुबह कुछ, घंटे बाद कुछ, 2 घंटे बाद कुछ, शाम को कुछ। चल, प्रत्येक हाथ को काम मिलेगा 18 वर्ष से ऊपर। पढ़ना चाहते हो पढ़ो, हर व्यक्ति को काम मिलेगा, हर व्यक्ति को। 18 साल के बाद हर हाथ को काम। 65 साल तक वह काम करेगा। उसके बाद जो काम करेगा वह उसको देश की सेवा मानी जाएगी कि यह व्यक्ति देश की सेवा कर रहा है। अगर न करता, पैसे तो फिर भी उतने ही मिलते। और देखिए, यहाँ कोई ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह आधा नहीं होगा। मरते दम तक तुम्हें उतने ही पैसे मिलेंगे। अगर तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो, अगर तुम पीएचडी हो, तो तुम्हें लाख रुपए मिलेगा हर महीने, चाहे तुम रिटायर ही हो गए। 65 साल के बाद अगर तुम काम कर सकोगे तो उसको देश के प्रति तुम्हारा प्यार माना जाएगा। तो अवश्य करो, और लोग करेंगे। जहां तक दम है करेंगे। प्यार सब व्यवस्थाओं को जीत लेता है। हम नफरत नहीं फैलाएंगे, हम डर नहीं फैलाएंगे। किसी को कोई तकलीफ है, अगर हम विक्रमादित्य सा दंड देंगे तो हम विक्रमादित्य सा निर्भयता भी देंगे। आप आधी रात को दरवाजा खटखटा सकते हैं कि मुझे ये तकलीफ है। ऐसा नहीं है चक्कर काटना पड़ेगा। जो आपकी न्यायपालिकाएं हैं वो बैंड कर दी जाएंगी। आपको इस केस का 10 दिन के अंदर अंदर निपटारा कराना है। और कुछ केस तो ऐसे भी हो सकते हैं कि हम कह दें कि 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रेस करो, लेकिन 3 महीने के अंदर और एक विशेष अवधि में बहुत ज़्यादा कत्लो गारत के मामले में 3 साल से ज़्यादा तो कोई भी केस नहीं चलेगा। तो मैंने बात शुरू की थी राइट टू रिकॉल, और मैं समाप्त कर रहा हूं प्रत्येक हाथ को काम। अगर आपको जचा नहीं हमारा सिस्टम, आप वापस बता सकते हो। हम गति से चिपके नहीं, हम फेविकोल लगा के नहीं बैठते। सबके इस्तीफे मेरी जेब में होंगे, तो बता देना बस थोड़ा सा। यह जो फालतू के हैं ना, जो व्यवधान डालते हैं, जो सरकार ने अपने पिल्ले छोड़ रखे हैं। जब हमारे द्वारा चुनी गई सरकार, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार कोई फैसला ले लेती है, क्या वो काफी नहीं है क्या?
उसमें विपक्ष भी तो होगा, तो विपक्ष ही अड़ंगा डाल लेगा, तो वह राज्यपाल क्यों अड़ा के बैठे? तो राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति का पद समाप्त कर दिया जाएगा, गैर जरूरी है। चुनाव आयोग भंग कर दिया जाएगा, गैर जरूरी है। चुनाव हम कराएंगे, बैलेट पेपर से अब शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम प्रत्येक व्यक्ति को उसका एपिक नंबर डाल के फीड करके हर एक व्यक्ति को मोबाइल दे देंगे। फिर 24 घंटे का होगा कर्फ्यू, कोई आदमी बाहर नहीं आएगा। तुम उन 10 घंटों के दौरान जब चाहे जिसको चाहे वोट डाल दो। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा, AI का ज़माना है भाई। तुम 2-2 महीने लगा देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम 1747 में जी रहे हो क्या? हम तुम्हें शाम को रिजल्ट देंगे, शाम को। और मैंने वो काल देखे, मैं तो हैरान हो गया आपके कहने लगे कि इलेक्शन होना है, उसके 3 दिन बाद रिजल्ट आने। क्यों भाई, तब तक कुछ गड़बड़ी करनी है क्या? ऐसा सिस्टम नहीं है। तुम डेवलप थोड़ी हो रहे हो, तुम तो बैक गियर मार रहे हो। मजा तो है जैसे AI 10 घंटे का काम 10 क्षण में कर देता है, ऐसा तुम कम वक्त में निबेड़ते तो बात थी, देश का वक्त बचता। अब सारा देश उलझा रहता है, अपने अपने अनुमान लगते हैं, झगड़े होते हैं, बैठाए जाते हैं, ये सारे आपस में गुफ्तगू होती है। वो कहता है इतना वो जीत जाएगा, वो कहता है वो जीत जाएगा। यह है बकवासबाजी, सब बंद, चैनल सब बंद हो, चैनल सब बंद हो जाएगा, चैनल सब बंद हो जाएगा, चैनल सब बंद हो जाएगा। फिर चैनल पर काम करने वाले लोगों की संपत्ति जांची जाएगी, उनके मालिकों की संपत्ति जांची जाएगी, उनकी प्रत्येक ट्रांजैक्शन देखी जाएगी, कहाँ से आई कहाँ गई। हमारे पास बहुत जनता होगी, हमने ऐसे ही 3 गुना भर्ती करने का प्लान नहीं बनाया। घंटों का काम, दिनों का काम, सालों का काम मिनटों में होगा। आज विज्ञान ने तरक्की बहुत कर ली। पूछा है कि ये जो लोग जो चैनल के ऊपर झूठ फैलाई हैं, जिन्होंने झूठी अफवाहें फैलाई हैं, उनसे पूछा जाएगा, बताओ नोटों में चिप कहाँ थी? तुम सभी सहायता करना, हमें खंगाल के देना, ये यहाँ पर झूठ बोला, ये यहाँ पर झूठ बोला। इनको तो हम वहीं घसीट लेंगे। जब पुलिंदे होंगे ना इनके झूठ के, तो एक एक झूठ का हिसाब दो। रोज आया करो, रोज बताया करो क्यों बोला, कहाँ थी चिप बताओ। तो पूछा है कि इन लोगों के क्वालिफिकेशन के हिसाब से पैसे मिल जाए। अगर ये MA पास है तो इनको 75,000 रुपये इनके अकाउंट में चला जाएगा। जो इनके पास पैसा है वह 25 करोड़ में से कम कर दिया जाएगा, बाकी 25 करोड़ तक ये कमा सकेंगे। अगर फर्ज करो किसी ने 50 करोड़ कमा लिया, 200 करोड़ कमा लिया, तो बाकी इनको वापस करना होगा सरकार के खजाने में। हम बराबर कर देंगे सारा, तुम चिंता मत करो, ये काम हमारा है। धन्यवाद।